प्यारे साथियों, आप सभी को विद्या एकेडमी बिहार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि क्लास 10th का मैथ के सभी फार्मूले को हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। हर एक चैप्टर को बारी बारी से देखेंगे और फार्मूला के साथ मतलब फार्मूला पर हिसाब कैसे बनेगा उसको भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लाए हैं पहला चैप्टर, जो कि है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में हम लोग जो भी फार्मूला हुआ है सबको लिख कर लाए हैं और अब बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला फार्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। अब इसको समझिए कि कैसे काम करता है। जैसे कि 4 को भागा हम दे रहे हैं 2 से, तो भागा लगाएंगे 2 दूना 4, कट कर 0 यहाँ पर आ जाता है, 0 आ जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, बीच वाला जो 4 लिखे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और जो इस साइड आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। इसको भागफल बोलते हैं। और जो इस साइड होता है जिससे भाग दिया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और जो नीचे बच रहा है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। अब इसी 4 पॉइंट से ये फार्मूला बना हुआ है। अब आपका एग्जाम में पूछ देता है कोई एक, मतलब कि भाज्य बराबर पूछ देगा तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कर दीजिएगा। और अगर शेषफल बराबर पूछता है तो भाज्य बटा भाजक गुना भागफल कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर भाजक बराबर पूछता है तो शेषफल इधर प्लस में है, इधर माइनस में ला दीजिएगा। तो हम एक फार्मूला जो मेन होता है उसको लिख दिए हैं। बाकी इतना होशियार आप सब हैं कि आप बना सकते हैं प्लस माइनस इधर करके। ये मेन फार्मूला हुआ। चलिए, अब दूसरा फार्मूला क्या आता है वास्तविक संख्याएं चैप्टर में? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्या का लस गुना दोनों संख्या का मस बराबर होता है। देखिए, यह क्वेश्चन को कैसे समझा जा सकता है। जैसे कि दो संख्या है ए और बी है। क्या है? ए है और बी है। इसका दोनों का गुणनफल दोनों का एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। जैसे कि 2 और 4 दो संख्या लिए, इसके आधार पर हम इसको बैठा रहे हैं। 2 और 4 दो संख्या लिए, 2 और 4 का गुना करके बराबर में लिखेंगे 2 4 का एलसीएम, 2 4 का एलसीएम गुना 2 4 का एचसीएफ। इसी पर ये फार्मूला काम करता है। और आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है सुन लीजिए। जैसे कि दे देगा दो संख्या का गुणनफल का मान दे देगा, उसके बाद एलसीएम का मान दे देगा, आपसे पूछ देगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कीजिएगा? दो संख्याओं का गुणनफल इधर है, इधर गुना में एलसीएम है, इधर लाकर बटा कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपके एग्जाम में इस फार्मूला से सवाल पूछा जाता है। तीसरा पर आते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा क्या कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका फार्मूला का कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रथम n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं हम किसको? गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। योग मतलब जोड़ना। अगर गिनती संख्या को आपसे कह दिया जाएगा कि जोड़ दीजिए, तो आप देखिए, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको जोड़ने कहेगा तो आप लोग कैसे जोड़िएगा? ऐसे कि 2 1 3 3 3 6, ऐसे मत जोड़िएगा, ऐसे बहुत लेट हो जाएगा। अगर ये तो छोटा है और ज़्यादा दे देगा, अगर 99 तक दे देगा, ऐसे दे देगा 99 तक, कि 99 तक जोड़िए, तब क्या कीजिएगा? तो इसके लिए आपको सूत्र दिया गया है। क्या दिया गया है? n इंटू n प्लस 1/2। जहाँ n का मान क्या होता है? तो n का मान अंतिम संख्या रखिएगा। जैसे कि 99 तक दिया है, 99 तक का जोड़ निकालने का रहा है, तो n बराबर 99 रखिएगा
और उसके बाद फार्मूला क्या लगा दीजिएगा, n बराबर 99, यानी 99 प्लस 1/2। इस फार्मूला को आप लोग प्रयोग कीजिएगा अगर ऐसा सवाल पूछता है। अगला फार्मूला आपका क्या है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। इसको समझिएगा आप लोग ध्यान से। करा है प्रथम n सम संख्याओं का योग, एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, एकदम इजी कर देंगे मैथ के, देखते रहिएगा। प्रथम n सम संख्या कह रहा है। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 6 हो गया। अगर इसको जोड़ने कहेगा तो इसके लिए सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1। क्या है, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1। अब n का मान यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। n का मान कितना संख्या दिया हुआ है उसके बराबर हम लोग n का मान यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि संख्या कै गो है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है। तो 3 गो के कैसे लगाएंगे, 3 लिखेंगे n के जगह पर, और उसके बाद n के जगह पर 3 फिर से लिखेंगे, उसके बाद 1 करेंगे। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 दिया 12। अब इसको जोड़ कर देख लीजिए, 12 आ जाएगा। 4 2 छो 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 12, यानी कि फार्मूला काम कर रहा है। इसी प्रकार ये फार्मूला को आप लोग को समझना चाहिए और समझिएगा। अगला फार्मूला आपका क्या कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि विषम संख्या 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो गया। इसको जोड़ने कहेगा तो इसको बराबर फार्मूला क्या लगाइएगा, n स्क्वायर लगा दीजिएगा। यहाँ पर n का मान क्या होता है, तो यहाँ पर n का मान होता है जो कि इसमें लगाए थे n का मान, मतलब इसको गिन लेना है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 3 है, 3 पर स्क्वायर करेंगे यानी कि 9 हो जाएगा। इसको जोड़कर देख लीजिए, 3 1 4, 5 4 9, यानी सही कर रहा है फार्मूला। मगर प्रश्न ऐसे नहीं पूछता है, प्रश्न पूछता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n बराबर 5 रखिएगा। प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तब 6 रखिएगा n बराबर। इसी प्रकार आप लोग ये फार्मूला को समझ गए, और वास्तविक संख्याएं का जो भी फार्मूला बन रहा था सभी को हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से मतलब समाप्त कर दिए हैं। और इस चैप्टर में मेरे ख्याल से और कोई ऐसा फार्मूला नहीं बचा है जो कि आप लोग को पढ़ना है। चैप्टर आपका बहुपद है, इसको देख लेते हैं। बहुपद के घात पूर्ण संख्या होती है। बहुपद के घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या का मतलब हुआ कि मान पूर्ण रहेगा, 2 रहेगा, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब कहिएगा कि 2/5 हो सकता है तो नहीं हो सकता है, कहिएगा 3.5 हो सकता है तो नहीं हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि बहुपद के घात पूर्ण संख्या होती है। बस टॉपिक कवर है। अगला देखते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप मतलब आप क्या समझे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका बनावट कैसा होता है। तो देखिए कि ax प्लस बी होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। अब यहाँ पर a और b संख्या होता है। अब देखिएगा इसका रियल रूप हम लिख कर बताते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि लिख देगा 6x प्लस 5 लिख देगा, ये क्या हुआ, ये हुआ रैखिक बहुपद, रियल रूप हुआ। अब व्यापक रूप मतलब बनाने का तरीका ही दिया जाता है, ठीक है। अब इसका घात देखिए, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, ठीक है। अगला क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब इसका रियल रूप लिख रहे हैं, ए बी सी के जगह पर संख्या होगा। देखिएगा जैसे कि हम लोग लिख दिए 5x स्क्वायर
5x² प्लस 4x+3, ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। द्विघात बहुपद का ये रियल रूप हो गया। और ये बनाने का तरीका आप लोग को दिया जाता है, फार्मूला दिया जाता है। अब इसका घात क्या होता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि द्विघात बोल रहा है। द्वि मतलब हुआ क्या? दो, घात मतलब तो घात होता है, पावर होता है ऊपर वाला। तो इसमें घात कितना होगा? 2 होगा। चलिए, इसमें 3 फार्मूला होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और आप जब ये सब ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा तो बहुत मतलब खराब बात है कि ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत हल्का होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव को एग्जाम में छोड़ा नहीं जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, पूछ देगा जैसा कि एक मतलब बहुपद दे देगा, उसके बाद कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब b कहाँ से लाएंगे, a कहाँ से लाएंगे? तो अभी हम बोल रहे थे कि b यहाँ होता है, a यहाँ होता है। तो b यहाँ से लाइएगा और a यहाँ से लाइएगा। जैसे कि इसमें पूछ दिया हमसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा क्या? तो हम आंसर कैसे देंगे? माइनस लिखेंगे, तो माइनस लिख दिए। b का मान देंगे तो b का मान क्या होगा? x में सटा हुआ रहता है, जो b का मान होता है 4 लिखेंगे, बटा लिखेंगे। a का मान कौन है? a का मान इसमें होता है x² में जो सटा हुआ रहता है, यानी 5, तो 5 लिखेंगे। इसका आंसर हो गया। अब ये सब ऑब्जेक्टिव इतना हल्का होता है, इसको छोड़िएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c/a, उसी प्रकार c लाएंगे, a लाएंगे, ठीक है। अगला क्या होता है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c होता है। क्या होता है? -b/c। उसी प्रकार मान पुट करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? तो देखिएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। अब इसका रियल रूप हम बोल रहे थे कि a b c d के जगह पर संख्या होगा। अब इसका रियल रूप हम लिख कर आप लोगों को बताते हैं। देखिएगा 8x³ प्लस 6x² प्लस 5x+4, ये हो गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ये हो गया। इसमें घात की संख्या पूछेगा तो देखिए नाम से पता चल रहा है त्रिघात, त्रि मतलब 3, तो देखिए घात इसमें 3 हो जाएगा। इसमें भी 3 फार्मूला पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब कितना विद्यार्थी का मतलब मन में आएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा गामा बता दें कि त्रिघात बहुपद में शून्यंकों को अल्फा और बीटा गामा से सूचित किया जाता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव बनता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। -b/a इस फार्मूला से, जैसे कि इस पर हम पूछ दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा सर, तो देखिएगा -b/a यानी माइनस यहाँ लिखेंगे। माइनस b कौन है? तो b इसमें रहता है x² में सटा हुआ जो रहता है, तो x² में 6 सटा हुआ है, 6 लिख देंगे। उसके बाद a इसमें कौन है? जो x³ में सटा हुआ रहता है, तो 8 है, तो 8 लिख देंगे। इसका आंसर हो गया। अब उसी प्रकार दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। मान पुट कीजिए, आंसर आएगा। उसके बाद तीसरा देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। माइनस लीजिए, d का मान दीजिए, a का मान दीजिए, आंसर आएगा। और यहाँ पर होता है आपका फार्मूला समाप्त। तो बहुपद से जितना भी फार्मूला बन रहा था मेनली रूप से सभी को हम कवर कर चुके हैं। और हमें नहीं लगता है कि इससे और ज़्यादा फार्मूला पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम आपके शिक्षक के रूप में यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मान लीजिएगा, आपके भाई के रूप में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपसे सीनियर स्टूडेंट हैं। तो हम लोग कैसे पढ़े हैं ये सब चीज़ को, और कैसे मतलब कवर किए हैं और इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसी एक्सपीरियंस को आप तक रख रहे हैं। और अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, ये तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखिए। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि लाइव क्लास अब होगा।
थोड़ी ही दिन में लाइव क्लास होने वाला है। और क्वेश्चन को धुआं कर देंगे। एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर आएगा तो फिर बोलिएगा। एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, एक एक पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। कैसे नहीं छोड़ेंगे, कैसे मतलब आप हम कह सकते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, काहे कि हम झेल चुके हैं कि मतलब कहाँ कहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। तो उस टॉपिक को हम कवर करते हैं क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। ठीक, अगला चैप्टर आप देख लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इससे कितने फार्मूले बन रहे हैं। तो सिर्फ 3 फार्मूला बन रहा है, और 3 ही नहीं, सिर्फ संख्या 3 लिखा हुआ है, फार्मूला तो इधर है। देखिएगा पहला फार्मूला क्या बन रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण से कि a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 का तो समीकरण कैसा होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। तो समीकरण संगत होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसमें हल कितना होगा, तो एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। इसका समीकरण क्या होगा, अविरोधी होगा, यानी कि विरोध करने वाला नहीं होगा। मगर यहाँ पर तो इतना तो सब बताता है, मगर a1 a2 b1 b2 है क्या, बच्चों को कितना बच्चा को मतलब समझ में नहीं आता है। तो a1 और a2 b1 b2 के मान पता चलेगा तब नहीं ये सब कर सकते हैं। तो देखिए दो गो समीकरण रहेगा। देखिए कैसा कैसा समीकरण रहेगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। जैसे रहेगा 5x माइनस 4y-10 बराबर 0 रहेगा। ठीक, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा 6x प्लस 8y-12 बराबर 0 रहेगा। अब इसमें पूछेगा कि ये दोनों समीकरण जो है इस संगत कब होगा, तो संगत a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होगा तब संगत होगा। अब a1 और a2 का मान कहाँ से लाएंगे, देखिए x में जो सटा हुआ रहेगा उसको a1 कहिएगा, और y में जो सटा हुआ रहेगा उसको b1 कहिएगा, और जो ऐसी रहेगा उसको c1 कहिएगा। ठीक है, c1 कहिएगा। अब दूसरा समीकरण आ रहा है, तो दूसरा समीकरण में x में जो सटा हुआ रहेगा उसको a2 कह लीजिएगा, a2 कह लीजिएगा। अब y में जो सटा हुआ है उसको b2 कह लीजिएगा, और जो दूसरा समीकरण में ऐसे हैं उसको c2 कह लीजिएगा। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान पता चल गया है। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस पर फार्मूला बैठाएगा कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो समीकरण संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी मतलब ऐसे होगा, एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। एक हल होगा, यहाँ पर एक हल होगा। ठीक है, अविरोधी होगा, मतलब विरोध करने वाला नहीं होगा। अब दूसरा क्या है कि a1/a2 अब बराबर b1/b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होगा, समीकरण असंगत होगा, असंगत होगा। समीकरण रेखा कैसा होगा, समांतर होगा, यानी ऐसा होगा रेखा। अब कोई हल नहीं होगा। हल कब होता है, जब मतलब दोनों का जो रेखा होता है एक दूसरे को टच करता है तो काटता है, तब हल होता है। ये तो समांतर जाएगा तो कहीं काटवे नहीं करेगा, तो हल कहाँ से होगा, तो कोई हल नहीं होता है। अब ये वाला क्या होता है, विरोधी होता है। जिसका कोई हल नहीं होता है विरोधी होता है। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला इसमें क्या है कि a1/a2 हो रहा है बराबर b1/b2 का, इस ई भी बराबर हो रहा है c1/c2 का, तो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा समीकरण, संपाती होगा। रेखा क्या होगा, संपाती। संपाती का मतलब क्या हुआ कि एक रेखा ऐसे गया, इसी पर चल गया दूसरा रेखा, दूसरा रेखा भी इसी पर चल गया, यानी कि संपाती हो गया। इसमें जब एक ही रेखा पर एक रेखा दूसरा रेखा जा रहा है तो हर जगह तो टच ही कर रहा है, तो इसमें अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका समीकरण आश्रित हो जाएगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में इतना ही मतलब सूत्र है जो कि हमें लगता है कि आप लोग को पढ़ना चाहिए। और अगला चैप्टर आपका है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है, इसका व्यापक रूप पहला हम लोग देख रहे हैं कि इसका व्यापक रूप मतलब इसका बनावट कैसे होता है। तो ए क्या है, ए है प्रथम पद, ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, लिखना छूट गया थोड़ा सा। और उसके बाद ए कौमा ए प्लस डी, डी क्या होता है, तो डी होता है सार्वंतर, समझिएगा। ए प्लस डी कौमा ए प्लस 2d, इसी तरह
कॉमा देकर a+3d, a+4d, इसी प्रकार इसका व्यापक रूप है। अगर a दे देगा और a दे देगा, उसके बाद d दे देगा और कहेगा कि एक मतलब समांतर श्रेणी बनाओ, तो कैसे बनाइएगा? a लिखिएगा पहले, उसके बाद कॉमा दीजिएगा, a+d लिखिएगा और उसके बाद a+2d लिखिएगा, इसी प्रकार बना लीजिएगा। ठीक है। an क्या होता है? an को क्या पढ़ते हैं? तो an को पढ़ते हैं nवां पद। a 20 रहेगा तो 20वां पद, a 30 रहेगा तो 30वां पद। Sn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब होता है कि n पदों का योग, यानी कि जितना भी पद है, n पद है तो n पदों का योग करना है, कुल के जोड़ देना है। ठीक है, कुल के जोड़ देना है। बात के मतलब s 20 रहे तो 20 पदों का योग, यानी 20 समांतर श्रेणी में 20 पद है तो 20 का जोड़ देंगे, उसके बराबर होता है। n किसको कहते हैं? तो पदों की संख्या को कहते हैं। अब आइए फार्मूला पर। क्लास का पहला फार्मूला है कि सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं? सार्वअंतर ज्ञात करते हैं जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं समांतर श्रेणी में। जैसे यहाँ देखिएगा कि हम ले रहे हैं 2, 4, 6 ... 10। ठीक। अब कह रहा है सार्वअंतर ज्ञात करना है, तो ए सार्वअंतर ज्ञात होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है। दूसरा पद 4 है, पहला पद 2 है, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद a2 - a1। दूसरा पद क्या है? 4 - 2 बराबर हो जाएगा 2। अब समांतर श्रेणी का एक मतलब उसी कारण से ही होवे करता है, वही गुण से ही समांतर श्रेणी कहलाता है कि अगर तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो भी 2 आ जाएगा, यानी कि सब घटाइले चल जाएंगे। उसी प्रकार अगला में से पछला सेम संख्या आ रहा है, तभी समांतर श्रेणी में कहलाता है। तो सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है? a2 - a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लीजिएगा तो सार्वअंतर निकल जाएगा। चलिए, सार्वअंतर निकल गया। उसके बाद an मतलब पढ़ना सिखा दिए हैं, nवां पद। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। जहाँ a प्रथम पद होता है, an यहाँ पर दे देगा a 20, तो क्या लिखिएगा? a + 20 - 1 × d लिखिएगा। a का सब्जी मान है, जैसे कि इसमें दे दिया है, पूछ रहा है कि मतलब a3 निकालिए। यहाँ क्या कर रहा है? a3 निकालिए, तो कैसे कीजिएगा? यहाँ पर लिखिएगा a, यानी a माने 2 प्रथम पद, प्लस लिखिएगा n का मान क्या है? 3 है, तीसरा पद निकालना कर रहा है तो 3, अब -1 कीजिएगा। और उसके बाद d का मान कैसे निकालेंगे? दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएं तो 2 आ गया। अब इसका क्या है? 2 है, प्लस है, 3 में से 1 गया, 2 है, अब गुना 2 है। अब 2 दूना 4 और 4 और 2 6, यानी कि 6। इसका तीसरा पद क्या है? 6। आया कि नहीं आंसर? उसी प्रकार इसको हम लोग निकालेंगे an, यानी nवां पद निकालेंगे। अब Sn कहता है, कभी कभी कहता है कि ये सब को जोड़ कर क्या आएगा, मतलब समांतर श्रेणी है वो दे दिया है, समांतर श्रेणी दे दिया है एगो, और उसके बाद कह रहा है सभी को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 है, 4 है, 2 है, +4 है, +6 है, मतलब 2 और 4 और 6, इसी को हम लोग मतलब जोड़े कर रहा है सबके। तो सबके जोड़ने के लिए फार्मूला होता है Sn, यानी कि n पदों का। अगर पूछेगा S2, यानी कि 2 पदों को जोड़ना है, यानी शुरू से 2 पदों को जोड़ना है, तो उसका फार्मूला होता है n/2। आप बड़ी ब्रैकेट दीजिएगा, 2a + n - 1 × d लिखिएगा। ठीक है, n - 1 × d लिखिएगा। इस पर भी एक सवाल देखिए कराते हैं। जैसे पूछ दिया इस मतलब समांतर श्रेणी में पूछ दिया कि 2 पदों का योग निकालिए, तो n = 2 लिखेंगे, तो लिख दिए S2। उसके बाद फार्मूला क्या है? n/2। n बराबर क्या लिए हैं? 2, तो 2/2 लिखेंगे। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट देंगे, 2 × a, यानी 2 लिखेंगे। a किसको कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? 2 है, तो 2 × 2। बीच में क्या है? प्लस है, ब्रैकेट में n है, n क्या लिए हैं? 2 लिए हैं, तो 2 लिख देंगे। माइनस करेंगे, 1 करेंगे, -1।
और उसके बाद डी लिखेंगे। डी कैसे निकालता है आप लोग समझा दिए, दूसरा पद में से पहला पद घटता है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 निकल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करिए। जैसे देखिए 2 से 2 गया, उसके बाद 2 दूना 4 प्लस 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 1 का गुना 2, और उसके बाद देखिए 4 प्लस 2 गुना 1 2 बराबर क्या हो गया 6। अब दूसरा पद, दो पदों का योग देखिए तो 4 और 2 दोनों का योग किए तो 6, 4 2 6, सही है कि नहीं। तो इसका फार्मूला जब जोड़ने कहेगा तो इस प्रकार कीजिएगा। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है, जैसे कि इस समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, अब कहता है कि अंतिम से इधर से निकालिए nवां पद, इधर से निकालिए तीसरा पद, इधर से निकालिए चौथा पद। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया माइनस। सिर्फ फर्क देखिएगा, फर्क जब तक पता नहीं कीजिएगा, जब तक फार्मूला मतलब भारी लगेगा, आसान हो जाएगा, फर्क पता रहेगा। तो उसके बाद उसी प्रकार अंतिम पद से जोड़ना कहेगा, कहेगा कि इधर से जोड़िए 3 पद, तो कितना आएगा, तो इधर से जोड़ने कहेगा अंतिम से 3 पद, तो एस एन बराबर ई फार्मूला लगाइएगा। इसका फार्मूला लगभग सेम रहता है, लगभग कि पूरा सेम रहता है। देखिए इधर से जोड़िए चाहे उधर से जोड़िए, सेम है कि नहीं। उसके बाद जब ए एन ज्ञात हो, जब ए एन ज्ञात हो यानी एनवा पद ज्ञात हो, तो देखिए एक लॉजिक यहाँ पर लगा है, इस फार्मूला से निकला है। देखिएगा इस फार्मूला को हम लोग एक तरह से आओ लिखे हैं, उसी को लिखे हैं, इधर उधर घबराना नहीं है। कैसे लिखे हैं देखिए बताइए। एस एन है बराबर है, यहाँ पर ए लिख दीजिए, ठीक है, इसमें से दो ए को ए प्लस ए लिख दीजिए, बस मैटर हटाइए, ए प्लस ए, अब बाकी सब चीज़ को लिख दीजिए, ए एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब तो देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला ए एन होता है कि नहीं, ए एन होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर ए लिख सकते हैं और प्लस ए एन लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। इसी फार्मूला को यहाँ दर्शाया गया है n/2 करके, n/2 छूट रहा था, n/2 इसी फार्मूला को यहाँ लिखा गया है, और इस तरह से भी फार्मूला समाप्त हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि मतलब समझाने का तरीका कैसा है, आप ध्यान से समझिएगा ने तो एक एक बात समझ जाइएगा। और यहाँ पर आपका इस चैप्टर से फार्मूला समाप्त होता है। अगला चैप्टर, अब हम लोग अगला चैप्टर देख रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी फार्मूला बन रहा था सभी यहाँ पर ला दिया गया है। पहला फार्मूला क्या बनता है कि मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो तो ठीक है, मगर मूल बिंदु कहते हैं किसको, वो पहले समझ जाइए। देखिए ये जो अथी होता है, अक्ष होता है, इसको समझिए। ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश। अभी जो यहाँ पर बिंदु है इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर निर्देशांक होता है 0 0 0 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि x का मान भी 0, यहाँ पर x का मान रहता है, यहाँ पर y, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अगर इधर x डैश क्यों लगा है, दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, x डैश और y डैश क्यों लगा है। अगर x का मान है माइनस में तो इस मूल बिंदु से इधर लिखाता है, अगर x का मान प्लस है तो इधर लिखाता है, और y में अगर निगेटिव मान है यानी माइनस में है तो नीचे लिखाएगा, अगर प्लस में है तो ऊपर लिखाएगा। इस अक्ष को समझ लिए। अब आइए मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, पूछ देगा कि कोई बिंदु दे देगा, जैसे कि बिंदु दे दिया ए दे दिया, इसका क्या है 4 है और 2 है, ये x के मान होता है, ये y का मान होता है। पूछ देगा ये बिंदु है जो मूल बिंदु से कितना दूरी पर है, उसी का ही फार्मूला है, मूल बिंदु से दूरी। तो क्या करना है, ये x है और ये y है, इसको रूट में स्क्वायर कर देना है और जोड़ कर लिख देना है। क्या करना है, जैसे कि x स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर करना है प्लस y स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर करना है। अब देखिए 4 चौक 16 प्लस 2 दूना 4, अब 16 4 क्या हुआ, 16 4 20 हो गया। अब 20 को हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे,
लिखेंगे 2 दूना 4 यानी 2√5 लिखेंगे, 2√5 लिखेंगे। इसी प्रकार मूल बिंदु से दूरी वाला सूत्र को प्रयोग में लाना है। आगे देखिएगा, दूसरा फार्मूला क्या है कि दूरी सूत्र बराबर फार्मूला पूछता है। अब दूरी सूत्र को कैसे मतलब प्रयोग किया जाता है, वो तो फार्मूला तो सही है, मगर कैसे प्रयोग में लाते हैं देखिए। जैसे बिंदु दे देगा, यहाँ ए दे देगा, ए है, यहाँ पर x1 है, कॉमा y1 है, x1 कॉमा y1 है यहाँ से, और यहाँ क्या है, बिंदु B है, B क्या है, x2 है और y2 है। अब पूछेगा कि बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी क्या है, तो उसी को दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के लिए क्या है, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस लिखेंगे। उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके प्लस, अगर यहाँ पर मान दिया हुआ रहेगा उसके बाद करना है आप लोगों को, ये तो सूत्र हो गया। तीसरा क्या है, मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र कौन सा जगह पर यूज होता है, तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र कौन सा, मतलब पॉइंट कैसा फार्मूला है, किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसा कि ऐसे है, यहाँ पर है ए बिंदु, यहाँ पर है x1 y1, यहाँ पर है बी बिंदु, यहाँ पर है x2 और y2। अब ये मध्य बिंदु जो बीच में, मध्य में बीच में है, इसका मतलब निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2। क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। क्या करना है, x1 प्लस x2 को जोड़ना है बटा 2 करना है, तो x का मान निकलेगा। y1 प्लस y2 को जोड़ना है बटा 2 करना है, तो यहाँ पर वाला y का मान निकलेगा। तो ये सूत्र को समझ गए आप लोग। अब अगला देखिए, केंद्रक का सूत्र। केंद्रक यहाँ है, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। त्रिभुज में केंद्रक रहता है बीच में, मतलब केंद्रक का सूत्र क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, उसके बाद यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। इसका निर्देशांक क्या है, x1 है और y1 है। इसका क्या है, x2 है, y2 है। इसका क्या है, x3 है, y3 है। समझिएगा। अब यहाँ पर बिंदु रहेगा, अब पूछेगा कि यहाँ पर x और y का मान क्या होगा, इसी को केंद्रक कहते हैं। तो ये वाला फार्मूला लगाएगा। केंद्रक का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 करना है, तो x का मान निकलेगा यहाँ वाला x का। y1 प्लस y2 प्लस y3 को जोड़कर 3 से भागा देंगे, तो यहाँ वाला y का मान निकलेगा। ठीक है, तो केंद्रक का सूत्र भी समझ गए। अब विभाजन का सूत्र होता है। विभाजन का सूत्र देखिए हम लोग समझाते हैं, क्या होता है विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र जैसे कि ग्राफ को देखिएगा आप लोग, ग्राफ को आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है ए, इसका निर्देशांक क्या है, x1 है और y1 है, और यहाँ पर बिंदु बी है, क्या है, x2 है, y2 है। ठीक, और उसके बाद उसको मतलब मध्य बिंदु इसका ये है, मध्य बिंदु किसके अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है, तो m1 और m2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m1 और m2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है ये वाला बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु का निर्देशांक पूछता है, तो ये बिंदु का निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र, इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा देना है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। क्या सभी मान यहाँ से लेना है और यहाँ पर इनपुट करना है, यहाँ विभाजन सूत्र निकलेगा। अब एक ठो लास्ट फार्मूला इस चैप्टर से होता है, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, और बच्चों को ये वाला सूत्र याद करने में बहुत मतलब कठिनाई झेलना पड़ता है। ऐसे तो याद करने वाला कर लेता है, आप भी कर लीजिएगा। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिभुज ऐसे बना हुआ रहेगा, तीनों पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ए भी, बी भी, सी भी, इसका मान भी दिया रहेगा, x1 y1 का, x2 y2 का और x3 y3 का। अब पूछेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, तो क्या सूत्र होता है कि 1/2 लिखिएगा, 1/2 बाहर में x लिखिएगा,
बाहर में x लिखिएगा यानी x1 लिखिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में बाई 2 माइनस बाई 3 कीजिएगा, ठीक है। प्लस फिर क्या लिखिएगा, x2 लिखिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख कीजिएगा, बाई 3 माइनस बाई 1 कीजिएगा, फिर प्लस लिखिएगा x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 कीजिएगा। बाहर में इतना ध्यान याद रखने का देखिए तरीका क्या है कि बाहर में हमेशा x वाले को रखिएगा, यानी कि पहला में x1 को रखिएगा, बाहर में दूसरा में x2 को रखिएगा, तीसरा में x3 को रखिएगा। अब ब्रैकेट में क्या होता है, बाई में से बाई घटता है, अब कौन बाई 2 में से बाई 3 घटता है ये तो याद रखना पड़ेगा, मगर बाई में से बाई सब घट रहा है कि नहीं। हाँ, तो याद करने का तरीका हुआ। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक और पूछता है कि जैसे कि दे देगा कि 5 और 4, 5 4 मतलब इसमें भुज कौन होता है, कोटि कौन होता है, जो x का मान होता है वो भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। और y का मान जो होता है वो कोटि कहलाता है, ठीक है। और डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि जैसे देल है इसमें मतलब कोटि कौन है, तो कोटि 4 मारिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर से फार्मूला इतने पर समाप्त होता है। इस चैप्टर से सभी फार्मूला को कवर कर दिया गया है। लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो कि है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको समझना है समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज का ए वाला जो कोण होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का सामने जो देख रहे हैं, इस सामने देख रहे हैं, इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको एच से सूचित किया जाता है। एच माने इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है, उसका हिंदी अर्थ कर्ण होता है। और हाइपोटेनियस से एच से स्टार्ट होता है, इसीलिए एच से सूचित करते हैं। और जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला कोण को लंब कहते हैं। पी माने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का हिंदी अर्थ लंब होता है, उसको पी से सूचित करते हैं। और जो नीचे वाला जिस पर आधारित होता है त्रिभुजी समकोण त्रिभुज, उसको बेस कहते हैं, यानी बेस माने आधार, बी से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। और इसी समकोण पर पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम था जो कि एक समीकरण दिए थे, ठीक है, मैथमेटिशियन का नाम था। तो एक पाइथागोरस प्रमेय दिए थे जो कि कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ये जो भुजा है इसका स्क्वायर कीजिए आप बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कीजिए, यही समीकरण दिए थे। अब इसको हम लोग शॉर्ट से क्या लिखते हैं, शॉर्ट से एच लिखते हैं कर्ण को, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दिया गया है और उधर जब इधर स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस पार ले जाकर उसको रूट में लिखते हैं, तो रूट में लिख दिए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूला को आप जैसे चाहे जैसे नचा सकते हैं। आप बच्चा तो है नहीं, 10th में चले गए हैं। जैसे कि बी स्क्वायर बराबर पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, पी स्क्वायर को उधर प्लस में है तो इधर माइनस कर दीजिएगा। ये सब तो आप लोग कर लीजिएगा। तो हम सोचें कि सिर्फ यही समीकरण को दे देते हैं, बाकी बच्चा संभाल लेगा, ठीक है। इसमें भी आप जैसे कर सकते हैं, जैसे पाइए जैसे कर सकते हैं। मेन सूत्र यहाँ से आपको याद करना होता है कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार होता है, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो उसका मान को उलट दीजिए। सिर्फ पी बटा एच था साइन थीटा में, तो कोसेक थीटा में एच को ऊपर कर दीजिए, पी को नीचे, यानी एच बटा पी हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, इसका मान भी उलट कर लिख दीजिए, यानी कि बी बटा एच था कॉस थीटा में, तो सेक थीटा में क्या लिख दिए, एच बटा बी लिख दिए, समझिएगा। टैन थीटा में पी बटा बी है, तो टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, उसमें क्या लिखाना चाहिए, तो बी बटा पी लिखाना चाहिए, जो कि लिखा हुआ, ठीक है। अब दूसरा एक पूरक का होता है फार्मूला जो कि आसान होता है, कहता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। अब पूछ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि कौशिक 90 माइनस थीटा, तो कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक, सेक थीटा होता है।
उसके बाद पूछेगा tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा। अब पूछेगा cot 90 माइनस थीटा तो क्या कहिएगा? tan थीटा। ठीक है। और उसके बाद sec 90 माइनस थीटा कहेगा तो क्या कहिएगा? cosec थीटा कहिएगा। ठीक है। यहाँ से इतना कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा बच गया था उसको देख लेते हैं कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अब कैसे होता है 1? तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, बीच में है गुना, गुना लिखिए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा पी, एच बटा पी। पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, हो गया 1। देखिए तो 1 होता है। अब साइन थीटा बराबर पूछ देगा तो कोसेक इधर गुना में था, उधर जाकर भागा कर देंगे तो 1 बटा कोसेक हो जाएगा। अब कोसेक पूछेगा तो साइन को उधर कर देंगे, तो साइन को उधर कर देंगे। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है? कोस थीटा या गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है? उसी प्रकार होता है जैसे कोसेक, कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बीच में है गुना, गुना लिखिएगा। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है? उसका उल्टा होता है एच बटा बी होता है। बी से बी कट गया, एच से एच कट गया, बराबर 1 हो गया। तो ये यहाँ पर 1 होता है। अब कोस थीटा को इधर रखिएगा तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा को इधर रखिए तो गुना में रहता है, उधर जाकर भागम हो जाएगा, यानी 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। तीसरा फार्मूला क्या है? tan थीटा, tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। समझिए tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी होता है। अब गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है? इसको उल्टा होता है, यानी बी गुना पी होता है। पी से पी गया, बी से बी गया, बराबर हो गया 1। इसका 1 होता है। अगर इधर tan खाली रखते हैं तो इधर गुना में है कॉट, उधर जाकर भागम हो जाएगा। अगर कॉट इधर रखते हैं, कॉट खाली रखते हैं तो tan को उधर कर देंगे तो 1 बटा tan हो जाएगा। और इसमें 3 फार्मूला है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी साबित कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर इसको भी साबित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच होता है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच होता है, इसका स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे भी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, बराबर 1। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, और कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। उसके बाद डिग्री मान देख लीजिए। डिग्री मान में से भी ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो डिग्री मान में कोई मतलब ज़्यादा ट्रिक नहीं होता है, इससे 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि साइन 0 का मान 0 होता है, पहला वाला तो याद रखना पड़ेगा। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब क्या करना है? कॉस वाला लिखना है, गया था इधर से, गया था ऐसे, और उसको उलट के लिखना है, उलट के लिखना है, यानी कि उसको पहले में ला देना है, उसको दूसरा में, इसको तीसरा में, इसको मतलब इसको गया था रेखा ऐसे और उसको इस तरह लिख देना है कौस में। ठीक। अब tan में क्या करना है? tan देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा होता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा। तो tan थीटा वाला मान कैसे निकालना है? साइन थीटा वाला कोस थीटा वाला को भागा करना है, यानी कि tan 0 का मान क्या होगा? तो साइन 0 और कोस 0 वाला को भागा कीजिए, 0 बटा समथिंग 0, 1/2 भागे √3/2, 2 से 2 गया 1/√3। देखिए 1/√2 से 1/√2 भागा करेंगे 1 हो जाएगा, √3/2 से 1/2 तो 2 से 2 गया तो √3 हो जाएगा। उसके बाद 1/0 यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। अब कॉट कैसे निकालना है? तो कॉट tan के उल्टा होता है, यानी कि कॉट tan ऐसे गया था, tan ऐसे गया था, इस एरो से गया था tan, किस एरो से गया था? इधर के गया था tan। अब कॉट को लाना है इधर से, कॉट को लाना है इधर से। ठीक है। अब सेक थीटा का मान कैसे निकालना है? तो सेक थीटा अभी आप पढ़ा मतलब पढ़ चुके थे, कर दिए हैं पढ़ चुके थे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोस थीटा होता है।
तो कॉस थीटा का उल्टा कीजिएगा सेक थीटा में, ठीक है। तो 1 का उल्टा 1 और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिट। अब देखिए कौशिक थीटा में क्या करना है, साइन वाला को उलट देना है, ठीक है। काहे कि साइन कौशिक एक दूसरे को अपोजिट होता है, ठीक है। तो साइन थीटा वाला को उलटना है, तो 0 को उल्टेंगे तो इन्फिनाइट में आएगा, 1/2 को उल्टेंगे 2 में आएगा, 1/√2 को उल्टेंगे √2 आएगा, √3/2 को उल्टेंगे 2/√3 आएगा, 1 को उल्टेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो डिग्री मान याद कर लीजिएगा। और त्रिकोणमिति से इतना ही फार्मूला बन रहा था, और इसको ऐसे देखना है तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और इसको उलट के लिखिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा। ये सब 2 फार्मूला। अब इतना ही फार्मूला बन रहा था त्रिकोणमिति से, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। इतना में आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी मतलब सवाल नहीं रुकने वाला है इतना फार्मूला से, ठीक है। तो चैप्टर हम लोग देखते हैं जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें कुछ मतलब ज़्यादा फार्मूला होता है, तो देखते हैं। पहला होता है कि वृत्त की त्रिज्या, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि वृत्त है। अब वृत्त की त्रिज्या ये देख रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाला जाता है, तो d/2, यहाँ पर d व्यास को कहा जाता है। व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है जब वृत्त के ई छोर से ई छोर तक खींच दीजिएगा, जैसे कि यहाँ से हम लोग मिला देंगे, ऐसे पूरा मिला देंगे तो इसको व्यास कहेंगे पूरा को, मगर आधा रहेगा तो त्रिज्या कहेंगे। तो एक व्यास में 2 त्रिज्या होगा, एक व्यास में 2 त्रिज्या होगा, इसलिए वृत्त की त्रिज्या जब निकालना होता है तो d/2 करते हैं, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला समझ गए। और दूसरा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है, बीच वाला भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। परिधि किसको कहते हैं, परिधि इसको जारी रहता है, चौबगली घेरा रहता है, उसको खाली परिधि कहते हैं। मगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो क्षेत्रफल बीच वाला भाग होता है। तो वही कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। r यहाँ क्या है, त्रिज्या है, तो πr²। पाई का मान आप लोग जानते होंगे कि 22/7 होता है, 22/7 होता है। अब वृत्त के परिमाप परिधि ये सब एक ही बात होता है। तो वृत्त के परिमाप बराबर होता है 2πr, क्या होता है, 2πr होता है। अब हम लोग देख रहे हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त देख रहे हैं, ये है अर्धवृत्त, मतलब वृत्त को आधा कर दिया जाए तो उसे अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लॉजिक से इसको याद रखिए कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, πr²। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, आधा πr²। आधा 1/2 को क्या कहते हैं, आधा, तो आधा πr², ठीक है, याद रहेगा। अर्धवृत्त के परिधि को मतलब क्या होता है, r/π+2 होता है, इसको याद रखिएगा, r/π+2 होता है। अब करा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है, जब वृत्त को ये वाला चित्र देखिए कि जब वृत्त को 4 भागों में बांट दिया जाता है तो एक भाग को चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहते हैं। इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले समझिए। पूरा का क्षेत्रफल होता है πr²। तो एक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि 1/4, 1/4 πr², ठीक है। तो 1/4 πr², ठीक है। आप पूछ रहा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड देखिए, ई वाला मतलब इमेज में समझिए, जैसे कि यहाँ पर वृत्त को काट दिया गया है इतना दूर से, तो यही बनता है जो ई बन रहा है, ये वृत्त के त्रिज्यखंड बनता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री। ये यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ रहता है, तो θ/360 डिग्री गुना πr² गुना क्या होता है, πr² होता है। अब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो त्रिज्यखंड के चाप कौन होता है, तो जितना दूर त्रिज्यखंड होता है उतना दूर के लंबाई को L से सूचित किया जाता है, यानी चाप की लंबाई कहलाता है। जैसे कि त्रिज्यखंड यहाँ है
और इतना दूर के लंबाई को हम लोग कहेंगे चाप की लंबाई। तो इतना लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। आप लोग अच्छी तरह से ये टॉपिक को समझ गए। ये कुछ टॉपिक बच रहा था, उसको भी हम देखते हैं। जैसे कि वृत्त से संबंधित बच गया था एक टॉपिक, तो नीचे लिखा गया, तो उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, का वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उससे पहले क्षेत्रफल से पहले हम लोग को समझना होगा कि वलय क्या होता है। तो वलय क्या होता है, एक जब बड़ा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त होता है, और जो ये रंगा हुआ भाग है ने, इसी को हम लोग वलय बोलते हैं, इसी को वलय बोलते हैं। तो इसी का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका सूत्र मतलब सूत्र क्या होता है वलय का क्षेत्रफल का, तो होता है पाई बड़ी आर के स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर के स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो सूत्र है, मगर इसको समझिएगा, देखिएगा। ये पूरा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, यानी कि बड़ा वृत्त के अंदर कुल भाग हो जाएगा, कुल भाग बीच वाला क्षेत्रफल होता है, कुल भाग रंगा जाएगा। अब कहता है वलय का क्षेत्रफल, तब बीच वाला भी एक छोटा वृत्त है तो इसमें भी मतलब पूरा रंगा जाएगा। अब बड़ा वाला में से इतना रंग देंगे, छोटा वाला रंग देंगे, तो इतना बच जाएगा, यानी कि वलय बच जाएगा। तो वही काम किया है कि बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। देखिए, पाई बड़ी आर के स्क्वायर, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है, बड़ी आर से सूचित किया गया है। तो बड़ा वाला वृत्त का मतलब क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई छोटी आर के स्क्वायर। मतलब बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर, और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बच जाएगा। बस वलय खत्म हो गया। वलय के सूत्र को देखते हैं तो लगता है कि कितना भारी है, मगर समझाने पर कितना आसान हो गया। अब देखते हैं वर्ग को। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग का विकर्ण, पहले विकर्ण कहते हैं किसको, विकर्ण जैसे देखिए वर्ग है, वर्ग के सब भुजा बराबर होता है, जानते हैं। अब इस कोण से इस कोण में मिला दीजिएगा तो इसी को कहते हैं विकर्ण। अब कहिएगा इस कोण से इस कोण मिला देंगे तो नहीं होगा विकर्ण, तो वो भी हो जाएगा विकर्ण। तो कह वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुने √2। अब भुजा गुने √2 तो सही है कि फार्मूला है, मगर आया कैसे, देखिए यहाँ पर अगर इस एरिया का बात किया जाए, इस एरिया का देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और जब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कर्ण हम निकालें, कर्ण कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब क्या है, ए है, आधार क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा ए का स्क्वायर यानी कि 2a², 2a² हो गया कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर रूट के अंदर 2 गो है, ए स्क्वायर मैंने ए 2 गो है। ठीक है, तो ए वो बाहर निकलेगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। वही फार्मूला आया कि नहीं, देखिए भुजा गुने √2, भुजा यहाँ ए दिया है तो भुजा गुने √2 आया कि नहीं। अब निकालना आसान है, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आ जाएगा। विकर्ण, कर्ण को विकर्ण माने थे, आ गया। आगे देखिए वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं या परिधि किसे कहते हैं, परिधि कहते हैं बगल वाला खाली, इसको कहते हैं परिधि। अब इसको निकालना है, इसको निकालना है तो 4 गुने भुजा करिएगा, क्योंकि सभी भुजा इसमें बराबर होता है, 4 गो भुजा होता है, तो 4 गुने भुजा हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा उसको बोल सकते हैं, या ए का स्क्वायर, ए भुजा दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब आयत में आइए, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण रूट के अंदर l² प्लस b² कैसे हुआ, वो तो हुआ, फार्मूला है, मगर हुआ कैसे, तो देखिए यहाँ पर फिर लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय, तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी आयत का विकर्ण कर्ण कहलाएगा।
कर्ण बराबर एल स्क्वायर, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यही कारण है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर आयत का विकर्ण होता है। ठीक है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हुआ? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यानी ई भी, आयत में क्या होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, यानी ई जितना होगा जितना ई होगा, जितना ई है जितना ई है, यानी कि 2l क्या होता है, एल एल यानी 2l। हम क्या कहें कि परिमाप होता है बगल वाला, कुल बगल वाला को आप लोग ले सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमाप तो एल, इतना दूर के इतना दूर एल, इतना दूर के इतना दूर एल, दोनों को जोड़ दीजिए 2l, 2l हुआ कि नहीं, 2l, फिर प्लस कीजिए, यहाँ इतना दूर बी, इतना दूर बी, ठीक, तो 2b, 2b, अब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, l प्लस बी। यही फार्मूला होता है आयत का परिमाप, 2 गुना 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसको बोल सकते हैं एल गुना बी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट तरीका। आओ इसको बता दिए हैं। चलिए अगला टॉपिक आप सभी का है घन और घनाभ है और बेलन है। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, तो भुजा गुना √3, भुजा गुना क्या होता है, √3। अब घन को याद करना है, घन का जितना भी सूत्र है उसको याद करना है ना, जिसे घन का विकर्ण याद करना है तो उसको वर्ग से रिलेटेड करके याद करना। जैसे वर्ग में होता था, वर्ग का विकर्ण क्या होता था, भुजा गुने √2, तो घन का क्या होगा, तो घन का विकर्ण होगा भुजा गुने √3। ठीक है, ठीक है, काहे कि इसका भी भुजा, सब भुजा बराबर, यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई और लंबाई सब बराबर होता है, यानी सब बराबर होता है। ठीक है, अब घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अब घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन, आयतन माने क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी मापक रहता है उसको क्यूब में मान रहना चाहिए, तो यानी कि भुजा क्यूब हो गया। घन का आयतन क्या हो गया, भुजा क्यूब हो गया। अब घनाभ में देखिए, अब घनाभ को याद कीजिएगा किससे रिलेट करके, आयत से। जैसे कि आयत का विकर्ण होता था अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर इसमें घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है ऊंचाई होता है, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई होता है, ये होता है लंबाई। ठीक है, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वो वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, वक्र पृष्ठ हम लोग कहते हैं, जैसे कि बेलन होता है ऐसे बेलन होता है, जैसे कि बेलन है, वक्र पृष्ठ सिर्फ ये सब भाग को कहते हैं, ये सब भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इधर भाग हुआ ये वाला और ये वाला, वो तो बच गया, वक्र पृष्ठ खाली एक कहलाया, तो इतना का क्षेत्रफल, यानी कि इतना का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h, इसको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब ये तो वक्र था, इतना दूर वक्र था, संपूर्ण बोल रहा है यानी पूरा क्षेत्रफल, तो इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। पहले था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब 2 और वृत्त जुट चुका है, कहा कि ऊपर भी वृत्ताकार होता है बेलना में, नीचे भी वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो अब 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2πr/h में 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2πr²। अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2πr हो रहा है कॉमन, का है कि 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr कॉमन ले लिए, बच गया क्या, इसमें h बच गया, उसमें एक ठो r बच गया, यानी 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, अब करा बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h होता है। क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h होता है। ठीक है, ये सबको याद कर लीजिएगा, लॉजिक बता दिए कैसे कैसे याद करना है। अगर हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास। अगला टॉपिक पर देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है
शंकु और शंकु के छिन्नक देख लेते हैं इसको भी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल से सूचित किया जाता है। ये वाला ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकलेगा कैसे, आराम से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ये आकृति देख रहे हैं, ये आकृति पाइथागोरस प्रमेय इस पर लगा दीजिए, यानी ये कर्ण हो गया h का स्क्वायर रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर, तो वही हो गया कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा, ये सूत्र बन गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र तो बता दिए थे पहले ही कि बाहर वाला भाग होता है। अब नीचे वो वृत्त है उसको छोड़ दीजिएगा, काहे कि वक्र पूछ रहा है तो बगल वाला खाली होगा, चौपटी वाला। बस तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दिया, मतलब पूरा का, ये तो बगल बगल वाला है ये है, और नीचे वाला है वो वृत्त है उसको भी जोड़ दीजिए। अब तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले लिख दिए पाई आर एल जो भी था, और उसमें एगो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए, जैसे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए। अब दोनों में से पाई आर कॉमन ले लिए, काहे कि पाई आर इसमें भी है पाई आर उसमें भी है, तो पाई आर कॉमन लिए, बच गया इसमें एल उसमें आर, एल प्लस आर हो गया। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होता है कि शंकु के छिन्नक, अब शंकु के छिन्नक किसको कहते हैं, तो चित्र इसको देखिए कि शंकु का छिन्नक पर आया हुआ है। ठीक है, जैसे ऊपर काट लिया गया है, जैसे यहाँ से काट दीजिए तो शंकु का छिन्नक हो गया। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बाहर वाला का सिर्फ, तो बाहर वाला का क्या होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 होता है यहाँ वाला, R1 होता है यहाँ वाला, R2 होता है। ठीक है, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, अब देखिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले मिला लेंगे। देखिए वही चीज लिखा हुआ है पाई एल R1 प्लस R2, यानी पहले मिला लेंगे वक्र का, और उसके बाद दो गो वृत्त है, एगो ऊपर है एगो नीचे, दोनों का क्षेत्रफल, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई सिर्फ कॉमन लिया गया है इससे, तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसको सीधा समझिए, उसके बाद फिर आदि कीजिए। ठीक है, छिन्नक का आयतन, यानी शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका आयतन पूछ रहा है, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच, पाई एच ब्रैकेट में लिखिएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई मतलब छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच, ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, प्लस में लिखिएगा R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। देखिए यहाँ पर में एक टॉपिक और है गोला और अर्धगोला, उसको देख लेते हैं। ठीक है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहला बात तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि गोला में वक्र और संपूर्ण, तो गोला में वक्र पूछे संपूर्ण पूछे एक ही फार्मूला होता है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसको किस लॉजिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि गोला पाई अथी वृत्त नियन लगता है, गोला वृत्त नियन लगता है कि नहीं, इधर से देखने पर वृत्त नियन लगता है, लेकिन बॉल अगर आप लीजिएगा तो उसमें देखिएगा चार देने से देखिएगा तो 4 वृत्त जन आएगा, तो उसी प्रकार याद कर लीजिए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 देने से देखने पर गोला का है कि 4 देने से देखेंगे तब वृत्त बनता है, चारों बगैर वृत्त नियन नहीं रहता है ये, तो 4 पाई आर स्क्वायर लॉजिक है। ठीक है, अब गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, इसको याद रखिएगा। अब अर्धगोला देखिए, अर्धगोला यानी गोला को आधा कर दिया गया है, तो अर्धगोला का वक्र होता है, काहे कि इस भाग को छोड़कर, ऊपर वाला भाग को छोड़कर अब बाकी सब भाग वक्र कहलाता है।
तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो रहा था? 4πr² हो रहा था। तो अर्ध गोला का संपूर्ण मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? आधा कर दिए तो क्या हो गया? तो 2πr² हो गया, 2πr²। अब देखिए अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में एगो और पाई वाला क्षेत्रफल मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो पहले से क्या था? 2πr², 1πr² ऊपर से फिर मिल गया, तो 2πr², 1πr² और तो 3πr², यानी कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। ठीक है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? तो अर्धगोला का आयतन रखिएगा, जैसे कि गोला का आयतन क्या हो रहा था? 4/3πr³। अर्धगोला कह रहा है तो सीधे 4 को आधा कर दीजिएगा, यानी कि 2 कर दीजिएगा, 2/3πr³। लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मतलब चैप्टर का फार्मूला खत्म होता है और इसके बाद आ रहा है सांख्यिकी और प्रायिकता, उसको देखेंगे। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मन लगाकर पढ़ते हैं तो कोई नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। और इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, फार्मूला एकदम कंठस्थ हो जाएगा, काहे कि बताए हैं ऐसा तरीका से, और 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर देख रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में ये सब फार्मूला पढ़ना होता है कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये भी फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? माध्यक बराबर l प्लस n/2, n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एल होता है, ठीक है। तो ये सब फार्मूला देखिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है? l प्लस f1 प्लस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना एल होता है, ठीक है। ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये फार्मूला होता है ऑब्जेक्टिव, इससे 4 तरह का फार्मूला होता है, 5 तरह के, मतलब इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मतलब माध्य निकालना है तो फार्मूला क्या होता है। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्या, कह देगा 1 2 3, इसका माध्य निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? इसका माध्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा n प्लस 1/2 कीजिएगा। अब n का मान क्या रखिएगा? यहाँ पर n का मान रखिएगा, कुल संख्या को गिन लीजिएगा, कुल संख्या को गिन लीजिएगा। जैसे कि 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 3 गो है कि नहीं? तो यहाँ पर 3 लिखना है, 3 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 4/2, यानी 2 दूना 4 आ गया, क्या 2 आ गया। अगर ऐसे भी माध्य निकाल कर इसको देखते हैं आसान भाषा में, तो कुल्ले को जोड़ देते हैं, जितना रहता है उससे भागा देते हैं, तो 3 2 5 1 6, और 6 बटा कई गो है? 3 गो, तो 3 दूना 6, 2 आया कि नहीं? फार्मूला इसी प्रकार काम करता है, ठीक है। अगला फार्मूला क्या है कि प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, उसी प्रकार लगाना है। जैसे कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल कर लीजिए, 0 1 2 3। इसका माध्य कैसे निकलेगा? इसका माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। यहाँ पर n लीजिएगा, गिन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी n गिन कर लीजिएगा। जैसे कि निकालते हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, 4 गो, तो 4 माइनस 1/2, यानी कि 3/2 आ रहा है। अब ऐसे निकाल लीजिए, 3 2 5 5 1 6, 6 प्लस 0 यानी कि 6 बटा कई गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3/2 आ रहा है, यानी कि इस प्रकार काम करता है ये सब फार्मूला, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रथम n सम संख्या का माध्य। प्रथम n सम संख्या का माध्य, सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, इसका माध्य निकालना है। इसका माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा n प्लस 1। क्या हो जाएगा? n प्लस 1। यहाँ पर भी n, इसको गिन लीजिएगा, कई गो है? 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, तो n का मान 3 रखिए, 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 हुआ। अब इसका सिंपल यानी आसान भाषा में माध्य निकालिए, तो 4 2 6 6 6 12, अब 12 कई गो है? 3 गो, तो 3 4 12 आया कि नहीं? 4।
अब कहिएगा कि जब आसान भाषा में निकाल सकते हैं तो फार्मूला क्यों दिया जा रहा है? तो फार्मूला इसलिए दिया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतना सुन, कह देगा कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए, तो 15 लगाइएगा n के जगह पर। इस प्रकार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, पूछ देगा कि प्रथम n के जगह पर दे देगा 20, कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सीधे n का मान हो जाता है फार्मूला से, यानी कि n 20 है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और एक ठो ये फार्मूला मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी मतलब ध्यान में रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। यहाँ पर सांख्यिकी का टोटल फार्मूला समाप्त होता है, इससे आगे कोई फार्मूला नहीं होता है आप सभी के लिए, ठीक है। हम लोग आखिरी चैप्टर तक पहुंच गए हैं। आखिरी चैप्टर में जितना भी फार्मूला बन रहा है सभी को यहाँ पर लाया गया है। आखिरी चैप्टर आपका प्रायिकता है, तो प्रायिकता से देखिए कौन कौन सी फार्मूला बनता है। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ठीक है। अब पूछ देगा कि प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है, तो घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, यानी कि जो कि मतलब घटना पूछ रहा है उसको ऊपर रखिएगा, बाकी जितना भी घटना घट सकता है उसको नीचे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और कोई भी घटना, जैसे पीई घटना है, ठीक है, पीई घटना है तो पीई घटना है तो 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। ये कभी कभी ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखिएगा, किसी भी घटना मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। और इक्वेशन याद रखिएगा, किसी घटना को घटने और ना घटने का योग 1 होता है, यानी कि घटना यहाँ घट रहा है और यहाँ घटना डैश लगा हुआ नहीं घट रहा है, दोनों का योग कीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रायिकता का टोटल फार्मूला देख लिया गया है। हाँ, यहाँ पर और एक ठो पॉइंट देख लीजिएगा कि कभी भी प्रायिकता का मान मतलब पॉइंट में ना 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से कम होता है। वही तो कह रहा है कि मतलब घटना 1 से कम होता है, ठीक है, 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है। और ये इक्वेशन का याद रखिएगा, जैसे कि 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, ये सब हो सकता है, 1 हो सकता है। और 4/3 कहिएगा तो ये नहीं हो सकता है, 2/4 कहिएगा तो ये भी नहीं हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका आखिरी चैप्टर भी ख़त्म कर दिए हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर डेली क्लास आएगा। ऑब्जेक्टिव को तो धुआं कर दिया जाएगा, सब्जेक्टिव भी इसी प्रकार बताया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।